हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमेशा की तरह फिर हम रूबरू हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट 14 लेके। हमेशा की तरह अपना एक प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहा है और एग्जाम की लास्ट डेट तक चलता रहेगा। उसी प्रकार से आज हमारा प्रैक्टिस सेट है संख्या 14। तो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिएगा और आपका एनालाइज करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। चलो अपना पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सिंधु सभ्यता का स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सिंधु नदी के किनारे लिख दो मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थित है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के साथ में और कौन सा है? मोहनजोदड़ो के साथ में और है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कौन सा है? चनहुदड़ो। तो ये दो स्थल है। फिर बात करते हैं घग्गर। घग्गर घग्गर सरस्वती, इसके किनारे कौन सा है? लिख दो। कौन सा है भैया? कालीबंगा। कौन सा है? राजस्थान में स्थित है। कौन सा? कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। चलो अभी बात करते हैं इनकी कुछ व्याख्या की। हड़प्पा, हड़प्पा की बात करें सबसे पहले तो एक बार पहले यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिख देते ताकि स्पेस सही रहे। चलो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं 1922। 1922 ठीक है ना। फिर बात करते इसकी खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। किसने की है? आर डी राखलदास। राखलदास बनर्जी किसने की है? राखलदास बनर्जी ने की है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। राखलदास बनर्जी ने। फिर बात करते हैं उपनाम कौन कौन से हैं? इसके उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम लिख दो। सिंध का बाग, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा, मृतकों का शहर, मृतकों का शहर, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, देखने में आध्यात्मिक नगर, देखने में आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शहर। ठीक है, ये हो गई हमारी किसकी बातें? मोहनजोदड़ो की। किसकी बातें हो गई? मोहनजोदड़ो की। है कहाँ पर? है कहाँ पे? लिख दो पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत का जिला कौन सा है? लारकाना जिला, लारकाना जिला। ठीक है ना। सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर। और यह है रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर। ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं, कुछ बातें करेंगे किसकी भैया? कालीबंग हड़प्पा की। हड़प्पा की बात करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत का पुराना मोंटगोमरी जिला, पुराना मोंटगोमरी, वर्तमान शाहीवाल जिला, वर्तमान शाहीवाल जिला, वर्तमान शाहीवाल जिला। ठीक है। चलो फिर और बातें करते हैं। वर्तमान का शाहीवाल जिला। चलो अभी बात करते हैं खोज। इसकी खोज किसने की है? लिख दो राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। इसकी जानकारी किसने की है? चार्ल्स मैनसन, चार्ल्स मैनसन। ठीक है। चलो और बात करते हैं किसके निदेशक में? किसके निदेशक में? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के निदेशक में। फिर बात करते हैं अगली, अगली बात करें इसके उपनाम। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल। लिख दो पहला स्थल है, पहला
स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा है, पहला स्थल। फिर बात करते हैं मृतकों, याद रखना इनके सबसे पहले इनकी जो कुछ खोजों के अवशेष मिले उन खोजों की बात करते हैं। सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं ना उन अवशेषों की बात करते हैं। तो ये चीज नोट करते रहना कि सबसे पहले मजदूरों के बेरक, मजदूरों के बेरक, पीतल की इंका गाड़ी, पीतल की इंका गाड़ी, ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं, याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा, और इसके अंदर मजदूरों के बेरक, पीतल की इंका गाड़ी और अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार। 6 की पंक्तियों में कुल कितने मिले हैं? 12 अन्नागार मिले हैं। ये चीजें नोट करते हुए रहना। फिर लिख दो चबूतरा मिला है, ईंटों का चबूतरा मिला है। चलो फिर बात कुछ करते हैं कालीबंगा की, कुछ बातें करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा लिख देते हैं। चलो अपने राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर में स्थित है क्या? कालीबंगा। चलो अभी लिखते हैं कालीबंगा के बारे में। चलो स्थल लिख दो यहाँ पर, कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। चलो अब कालीबंगा के बारे में महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी है वो लिखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं 1953 में इसकी क्या की है? खोज की है। किसने की है? अम्लानंद घोष ने इसकी क्या की है? खोज की है। फिर बात करते हैं उत्खनन किसने किया है? उत्खनन किया है बी बी लाल एंड बी के थापर। अगली और बातें करते हैं जिसके अंदर लिख दो कृषि, यानी कि जूते खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल, अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। चलो अगली बात करते हैं। महत्वपूर्ण चीज यही है कि दीनहीन बस्ती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती कहते हैं। ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीजें हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मुख्य पुराणों की संख्या कितनी होती है? अगर संख्या के आधार पर कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर बात लिख दो वेद, ठीक है ना, वेदांग, वेद और वेदांग। चलो वेदों की बात करते हैं। वेद कितने होते हैं भैया? 4। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, अगला सामवेद, अगला यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। चलो इनके अंदर कुछ चीजें लिखते हैं भैया। सामवेद लिख दो गायन संबंधी। अथर्ववेद लिख दो जादू टोना तंत्र मंत्र। लिख दो टिड्डियों से बचने का मंत्र किसमें है? अथर्ववेद में है। और ऋग्वेद की बात कर लें। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र, यज्ञकर्ता होत्री, अधेवर्यु, यजुर्वेद में उदात्री और अथर्ववेद में ब्रह्मा। ठीक है ना। तो ये चीजें नोट करते रहना कुछ वेदों के बारे में।
फिर बात करते हैं वेदांग की। वेदांग कितने? 6, कितने? 6। बात करते हैं शिक्षा, क्लप, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण ये कुछ चीजें हैं वेदांग की। ठीक है ना। तो अभी हमें पूछा है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। पुराण कितने होते हैं? 18। पुराण कितने होते हैं? 18। ठीक है ना। पुराण कितने होते हैं? 18। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? सिंहासन छीनने के लिए जो बिंबिसार का वध है ना, वो किस शासक ने किया था? चलो सबसे पहले कुछ चीज लिखते हैं, कुछ चीज यहाँ पर लिखते हैं। चलो अब यहाँ कुछ चीजें नोट करते रहना है हमें। चलो पहली बात वंश कौन सा है? एक वंश है हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। अब देखो हर्यक वंश की कुछ चीजें, कुछ बातें हमें लिखनी है। चलो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अगर बात करें संस्थापक की, हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो शासक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। फिर इसका जो वध किया, था इसके बेटी अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। क्योंकि बाप ने 550 शादियां कर रखी थी। जब भी कोई लड़की रिश्ता लेके आई बाप तैयार ही रहता था। बेटे का मामला खराब हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था, और बेटे ने कहा न तो शासन करने दे रहा है, न चमड़ी का धुआं लगने दे रहा है, तो एक काम करते बाप को ही टपकाते हैं, नहीं तो काम नहीं बनने वाला है। तो अजातशत्रु ने वध किया। किसने किया है? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की बात करें, पहला पितृहंता शासक, हर्यक वंश की बात करें, पहला पितृहंता वंश। लेकिन अजातशत्रु का बेटा उदयन, इसका बेटा कौन सा था? उदयन। ये उससे भी बड़ा कमीन था। वध किसने किया इसका? उदयन ने। किसने किया है? उदयन ने। याद रखना, गंगा और सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र को बसाया था। लिख दो, गंगा व सोन नदियों के तट पर, गंगा प्लस सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र बसाया था। उदयन ने वध किया अजातशत्रु का। टिट फॉर टाइट, जैसे को तैसा। ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर साबित होती है। चलो ये कुछ चीजें थी जो हमें लिखनी जरूरी थी, महत्वपूर्ण चीजें थी। तो सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया है? अजातशत्रु ने। बात करें कुछ चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ चीजें लिखते हैं। चलो लिख दो, मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक था। चलो फिर बात करते हैं प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारतीय साम्राज्य के संस्थापक। लिख दो, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? इसका बेटा कौन था? लिख दो, बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार की कुछ बातें कर ले, लिख दो, पहला सिजेरियन बेबी था। ठीक है ना। लिख दो, 16 बीबी थी, 16 पत्नी थी, 101 पुत्र थे। ये चीजें नोट करते रहना। फिर बात करते हैं बिंदुसार की। याद रखना, न सुई की नौक तक की जमीन दी न ली। इसका मतलब इसने किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य नहीं किया, केवल किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं किया, बाप के पैसों पर ऐश की थी। ठीक है ना। चलो ये चीज हो गई। चलो तो हमारा आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? वो चीज हमें नोट करना है। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? चलो अभी बात करते हैं गौतम बुद्ध की माता कौन थी। माता के बारे में जानकारी लिखे। चलो महामाया इनकी क्या थी? माता जी थी। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। तो इनका लालन पालन किसने किया है?
लालन पालन किसने किया है? महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी बाई, महाप्रजापति गौतमी बाई ने इसका क्या किया है? लालन पालन किया है। ये कौन थी इसकी? मौसी थी, मौसी थी और वी माता थी, मौसी और वी माता थी। लिख दो संघ में शामिल, संघ में शामिल, संघ में शामिल प्रथम महिला, प्रथम महिला। संघ लिख दो बौद्ध संघ, कौन सा? बौद्ध संघ में शामिल प्रथम महिला। चलो अगली बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का विवाह, महात्मा बुद्ध का विवाह किसके साथ होता है? यशोधरा, यशोधरा के साथ में। फिर बात करते हैं पुत्र, पुत्र कौन था भैया? राहुल, पुत्र कौन था? राहुल। चलो अभी और कुछ बातें करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। चलो फिर महात्मा बुद्ध ने राजसी वस्त्र, राजसी वस्त्र किस नदी के किनारे त्यागे हैं? लिख दो अनोमा नदी, अनोमा नदी, राजसी वस्त्र अनोमा नदी के तट पर त्यागे थे, ठीक है ना, अनोमा नदी के तट पर त्यागे थे। फिर अगली बात करते हैं, फिर अगली बात करते हैं। अब इन्होंने देखो अनोमा नदी के तट पर तो राजसी वस्त्र त्यागे हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो किस नदी के किनारे होती है? अनोमा, अनोमा नहीं, निरंजना या पुनपुन नदी। फिर लिख दो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे? निरंजना, निरंजना या पुनपुन, पुनपुन। नोट करते रहना, ये चीज नोट कर देना, नोट करके लिख दो महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका या उज्ज्वालिया नदी, ऋजुपालिका या उज्ज्वालिया नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलो और बात करें कुछ। फिर जब इन्होंने वगैरह ये घर वगैरह त्याग दिए तो इनकी 4 घटनाएं होती हैं। ज्ञान प्राप्ति घटना, महाबोधि ज्ञान प्रचार की घटना, महाबोधि कहलाती है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं त्रिशला, त्रिशला महावीर स्वामी की माता, महावीर स्वामी की माता लिच्छवी शासक चेटक की बहन, चेटक की बहन। चलो ये हो गई कुछ चीजें। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर किसे माना जाता है? इस चीजें नोट करनी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ। लिख दो प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक, ठीक है। चलो इसका एक पुत्र था, इसका पुत्र बाहुबली, बाहुबली। लिख दो इसे अर्ध तीर्थंकर कहते हैं, अर्ध तीर्थंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्ध तीर्थंकर कहा जाता है। चलो अगली बात करते हैं पार्श्वनाथ, जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर। लिख दो चातुर्याम सिद्धांत, चातुर्याम सिद्धांत। ज्ञान प्राप्ति सम्मेद पर्वत, ज्ञान प्राप्ति सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत। चातुर्याम सिद्धांत की बात कर ले, अहिंसा, चातुर्याम सिद्धांत के द्वारा अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये चीजें हो गई। चलो और लिख दो 19वां तीर्थंकर, लिख दो 19वां तीर्थंकर कौन था? मल्लीनाथ, मल्लीनाथ एकमात्र महिला तीर्थंकर, एकमात्र महिला
तीर्थंकर, ठीक है ना, एकमात्र महिला तीर्थंकर। फिर बात करते हैं महावीर स्वामी की, 24वां तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर था, कौन था, महावीर स्वामी। चलो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कुछ चीजें महावीर स्वामी की बात करते हैं। माता त्रिशला, बचपन नाम वर्धमान, वर्धमान बचपन का नाम, पिता सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, फिर पत्नी यशोदा, यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जामाली, जामाली भांजा भी था, दामाद भी था। पहला व्यक्ति जिसे संघ में शामिल, पहला संघ में शामिल, संघ में शामिल, जैन संघ के अंदर है शामिल हुआ था। चलो ज्ञान प्राप्ति की नदी मैंने पीछे पीछे लिखा दी, लेकिन फिर भी लिख दो रिजुपालिका, रिजुपालिका यहाँ उज्ज्वालिया नदी। अपने भाई नंदीवर्धन, भाई था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है, शिलांग, कहाँ पर है, शिलांग, मेघालय, मेघालय की राजधानी में। चलो क्वेश्चन नंबर 7, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, बिलियर्ड खेल से संबंधित है। चलो क्वेश्चन है अगला, 8वां, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, ब्राजील, और साथ में गन्ना उत्पादक, गन्ना उत्पादक देश भी है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, आशा पूर्णा देवी थी। लिख दो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम, लिख दो शांति क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला, भारतीय महिला मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति। चलो कुछ चीजें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भी लिखते, लिख दो संविधान सभा के जनक व जननी, संविधान सभा के जनक व जननी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे संविधान सभा के जनक व जननी। चलो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आधुनिक युग का मनु, आधुनिक युग का मनु, मनु, ठीक है ना। और मनुस्मृति के लेखक, मनुस्मृति के लेखक कौन थे, मनु भंडारी, मनु भंडारी, ठीक है। चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति थे। चलो नेक्स्ट आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 अनुच्छेद में। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। राज्यपाल की बात करें, लिख दो 153 एंड 154, ठीक है ना। चलो फिर भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़े। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एक राज्य का राज्यपाल होगा। भारत में एक राज्य का राज्यपाल होगा। ये बात किस अनुच्छेद? ये बात हाँ, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता नहीं, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्जुन अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? युद्ध क्षेत्र में बहादुरी के लिए नहीं। बहादुरी का है ना, वो कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक है ना। और सर्वोच्च सम्मान की बात करें, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे? 1954 के अंदर किए थे। ये क्या था? एक शांति समझौता था। चलो अगला, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, यहाँ पर एक शब्द लिख दो, एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चलो और कुछ चीजें लिख दे, और कुछ चीजें लिखे। चलो अब देखो, मुख्य चीज लिखनी है, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी की चर्चा करते हैं। चलो बात करते हैं सूर्य के सबसे नजदीक, ग्रह बुध, लिख दो नीला ग्रह पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? लिख दो बृहस्पति। चलो बृहस्पति की एक और चीज लिख दे, द्वितीय सर्वाधिक उपग्रह। तो देखो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। चलो शनि की एक और चीज लिख दो। शनि की चीज क्या है? कि द्वितीय क्षेत्रफल में बड़ा, लिख दो द्वितीय बड़ा उपग्रह। चलो और बात करें और कुछ। चलो सबसे दूर अरुण और वरुण। चलो एकमात्र जीवंत ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है। चलो ये कुछ चीजें होगी ग्रहों से संबंधित। चलो साथियों, ये हमारे जीके के क्वेश्चन थे। अभी आपको साइंस एंड मैथ आपको KR जानी सर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो चलिएगा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपन सॉल्व करते हैं आगे साइंस मैथ के क्वेश्चन। तो अपने सामने अब साइंस की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। तो देखिएगा आपके सामने साइंस का क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
भोजन के अंदर आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की मैं बात करूं तो थायराइड ग्रंथि द्वारा, आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। आयोडीन की मात्रा थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है। और आयोडीन की कमी से गेंघा रोग, गेंघा रोग कोई गलगंट रोग कहते हैं, गेंघा रोग या गलगंट रोग या गोयटर रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। शारीरिक विकास के लिए कौन सा? यदि मैं विटामिन की बात करूं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। और वसा की मैं बात करूं तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व पूछे तो वो वसा है। और शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के तीक्ष्ण तथा मंद होने के गुण को क्या कहते हैं? यानी ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। एक होती है ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता। दूसरा लक्षण होता है ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व। और तीसरा लक्षण होता है ध्वनि की गुणता। ये 3 ध्वनि के प्रमुख लक्षण होते हैं। प्रबलता के अंदर क्या होता है? धीमी या जोर से, धीमी या जोर का जो प्रदर्शन होता है वो किसके ऊपर निर्धारित है? वो प्रबलता पर निर्भर है। और जो ध्वनि की प्रबलता है, जो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। तारत्व के अंदर क्या होता है? तारत्व के अंदर ध्वनि तीक्ष्ण व मंद, तीक्ष्ण व मंद का जो गुण होता है वो तारत्व के ऊपर होता है। और ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। और गुणता की मैं बात करूं जिसमें समान प्रबलता तथा समान तीव्रता, यानी जो शानदार ओजस्व आवाज निकले वो गुणता होती है। अपना क्वेश्चन है तीक्ष्ण व मंद होने का गुण, तीक्ष्ण व मंद होने का गुण तारत्व होता है। क्या होता है? तारत्व होता है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है, जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। यानी प से बन गया प्लेग, प से प्लेग, डी से बन गया डिप्थीरिया, त से बन गया तपेदिक, टी से बन गया टिटेनस और टाइफाइड, क से बन गया कुष्ठ रोग, न्यू से बन गया निमोनिया, ए से बन गया हेजा। तो ये जो बीमारियां हैं ये पूरी की पूरी जीवाणु जनित है। तो बिल्कुल हेजा, हेजा जीवाणु जनित रोग है। तपेदिक या तपेदिक कोई टीबी कहते हैं या टीबी तपेदिक को क्षय रोग कहते हैं, ये भी जीवाणु जनित है। टिटेनस भी जीवाणु जनित है। अर्थात उपरोक्त तो तीनों जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी से संबंधित रोग है। विटामिन डी, यदि विटामिनों से संबंधित रोग का क्वेश्चन है, लेकिन विटामिनों के यदि रासायनिक नाम का पूछे, विटामिनों के रासायनिक नाम का यदि ट्रिक पूछे तो रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी। यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है। डी का कैल्सीफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल। और ई का टेकोफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल तथा एफ का फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन।
किवनोन। ये है रासायनिक नाम किसके? विटामिनों के रासायनिक नाम। तो विटामिन डी की कमी से रक्त स्कंदन विटामिन के की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। मधुमेह रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मधुमेह की मैं बात करूं तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन के कारण, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की मैं बात करूं तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित, अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन पूछे तो वो इंसुलिन हार्मोन है। तो इंसुलिन हार्मोन किस अंग को प्रभावित करता है? गले को, बड़ी आंत को, वर्कक को या कान को? तो ये किसको करता है? किडनी को प्रभावित करता है। वर्कक या किडनी, या जिसको गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा। ये है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। तो यदि मैं कूलाम की बात करूं तो कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का मात्रक पूछे तो कूलाम है। वोल्ट की मैं बात करूं, वोल्ट, तो वोल्ट विद्युत विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का यदि मात्रक पूछे, विद्युत विभवांतर का मात्रक, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। ओम की मैं बात करूं तो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछे, प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो कौन है? ओम है। और विद्युत धारा का मात्रक पूछे तो एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रेडोन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, टीबी के उपचार में, पीलियो के उपचार में, उपरोक्त सभी। तो रेडोन एक प्रकार की अक्रिय गैस है। रेडोन एक प्रकार की अक्रिय गैस है। रेडोन एक प्रकार की भारी गैस है। और रेडोन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो रेडोन का जो उपयोग है वो कैंसर की बीमारी के लिए किया जाता है। कैंसर, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है, शरीर के अंदर जब कोशिकाओं की अवांछित रूप से वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है तो एक गांठ का रूप ले लेती है और उसी गांठ को कैंसर कहा जाता है। चलिएगा नौजवानों आगे की ओर। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, मीटर, किलोग्राम। किलोग्राम की मैं बात करूं तो किलोग्राम द्रव्यमान या फिर भार का मात्रक है। द्रव्यमान या भार का मात्रक पूछे तो किलोग्राम है। मीटर की मैं बात करूं तो दूरी का मात्रक है। मीटर किसका है? दूरी का। न्यूटन की मैं बात करूं तो न्यूटन बल का मात्रक है। और कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। सबसे कम ऊष्मारोधी है, सबसे कम ऊष्मारोधी है चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। सबसे कम ऊष्मारोधी चांदी की मैं बात करूं तो सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातु यदि पूछे विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? किसकी? विद्युत की। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है पूछे तो चांदी। और सबसे कम ऊष्मारोधी कौन है? एल्यूमिनियम है। यानी ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन है? एल्यूमिनियम है। सबसे कम ऊष्मारोधी है एल्यूमिनियम। मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस है। मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं या दोनों? अवतल लेंस की मैं बात करूं तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है।
उत्तल लेंस के अंदर कैसा बनता है? उत्तल लेंस में वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, पारसेक किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, कोण का, इनमें से कोई नहीं। पारसेक, पारसेक की मैं बात करूं तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछे ना तो वो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है कौन? पारसेक। इसके अलावा प्रकाश वर्ष पूछे ना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, पारसेक भी दूरी का मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन है? तो वो पारसेक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का, ताप का, ऊष्मा का, या ऊर्जा का? ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक भी क्या है? जूल है। ताप की मैं बात करूं तो ताप का यदि एसआई मात्रक पूछे तो केल्विन है, और केल्विन के अलावा सेल्सियस, रोमर सब कुछ है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो धर्मिता और रेडियो एक्टिव की है। रेडियो एक्टिव की खोजकर्ता यदि पूछे, रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? तो रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता है हेनरी बेकुरल। कौन है? हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता है हेनरी बेकुरल, और रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन होता क्या है? जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन धनावेशित होकर नाभिक के अंदर गिर जाता है, यानी धनावेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। धनावेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, चैंडविक ने, थॉमसन ने, या एंडरसन ने? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहले तो इसकी एक ट्रिक याद करो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर गोल गोल नाच। ईंट पर गोल गोल नाच। ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, ई से क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन। ट से बन गया थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पर से बन गया प्रोटॉन, पर से बन गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ना से बन गया न्यूट्रॉन, ना से बन गया न्यूट्रॉन, और स से बन गया चैंडविक, स से बन गया चैंडविक, स से क्या बन गया? चैंडविक। तो अपना क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन। तो रदरफोर्ड की मैं बात करूं तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने एक तो प्रोटॉन का नामकरण किया। प्रोटॉन का क्या किया? प्रोटॉन का नामकरण किया। इसी के साथ नाभिक की खोज करता, प्रोटॉन के नामकरण तथा नाभिक की खोज करता यदि आपको पूछे तो वो कौन है? तो वो रदरफोर्ड है। कौन है? रदरफोर्ड। चैंडविक की बात अभी आई, न्यूट्रॉन के खोज करता। चैंडविक क्या है? न्यूट्रॉन के खोज करता। थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता, और पॉजिट्रॉन के खोज करता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोज करता एंडरसन है। कौन है पॉजिट्रॉन के खोज करता? पॉजिट्रॉन के खोज करता एंडरसन है। चलिएगा नेक्स्ट, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन के अंदर कितने मीटर होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक माइक्रोन के अंदर एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, यानी ये बात सेंटीमीटर न होकर मीटर की हो रही है, यानी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर की बात हो रही है। एक माइक्रोन के अंदर कितने मीटर होते हैं? तो एक माइक्रोन होता है 1 माइक्रोमीटर, यानी एक माइक्रोन 10 लाख मीटर के बराबर होता है।
मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। 10 लाखवें भाग के, यानी 1 माइक्रोन मीटर का कितना लाखवां भाग होता है? मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। यानी 1 माइक्रोन मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसको यदि मैं लिखना चाहूंगा तो यानी बट्टा की संख्या को जब ऊपर लिखना चाहूंगा तो घात माइनस में हो जाएगी, यानी 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोन कितने मीटर का होता है? तो 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। चलिएगा आगे देखते हैं। ये थे अपने साइंस के क्वेश्चन। अब अपन करते हैं मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिएगा लाडलों, एक राशि जो 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपए देगी, तो वो है, यानी क्या कह रहा है कि वो राशि कितनी है जो 5%, यानी दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 5% वार्षिक। 5% क्या दे रखी है? वार्षिक। 1 दिन का ब्याज दे रखा है। यदि अपन समय वर्ष मान ले, समय 1 वर्ष मान ले, क्योंकि दर वार्षिक है, समय को 1 वर्ष माने, तो मेरे को बताओ ब्याज कितना बनेगा? 1 दिन का ब्याज 1 रुपए है तो 365 रुपए। कितना ब्याज बनेगा? 365 रुपए। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला सीधा सा है साधारण ब्याज का। मूलधन, चलो मूलधन दिया नहीं, मूलधन इंटू समय इंटू दर, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, और बराबर क्या है? बराबर ब्याज, बराबर ब्याज। 5 का भाग कितनी बार चला गया? 20 बार। मूलधन का मान निकालना, 20 गुणा में है, इधर जाके किस में आ गए? भाग में। 365 इंटू क्या करेंगे? 20। तो कीजिएगा 0 का 0। अब देखिएगा 5 दूनी 10, हाँ चिल गई 1, 6 दू 12, 12 ने 1 13, 6 6 1 7, 7300 रुपए। मूलधन कितने हैं? 7300 रुपए। मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा 7300 रुपए। समझ में आ गया होगा। दर वार्षिक होने के कारण समय को भी वार्षिक माना, तो ब्याज को भी अपन ने 1 वर्ष का मान लिया। 1 रुपए प्रतिदिन था तो 1 वर्ष का 365 रुपए हो गया। एक वर्ग का विकीर्ण, एक वर्ग का विकीर्ण, विकीर्ण दे रखा है किसका? वर्ग का। वर्ग का विकीर्ण दे रखा है, वर्ग का विकीर्ण दे रखा है 4√2 सेंटीमीटर। चलिएगा, और एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले के वर्ग से 2 गुना है, तो उसका विकीर्ण कितना होगा? अब देखो वर्ग का विकीर्ण 4√2 रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, तो वर्ग की क्या चाहिए? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा। जब विकीर्ण दिया हुआ हो और भुजा निकालनी हो तो क्या होता है? तो होता है विकीर्ण बटे √2। तो 4√2 बटे √2 करोगे, √2 से √2 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगुना है, पहले वाले इससे दुगुना है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका 16 है, उसका दुगुना कितना होगा? तो 32 होगा। 32 होगा तो भुजा कितनी होगी? तो भुजा कितनी होगी? तो भाई भुजा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। जब भुजा निकालोगे तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? अंडररूट। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का अंडररूट हो जाएगा। जब क्षेत्रफल का अंडररूट करोगे तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल का जब 32 का आप अंडररूट करोगे यूं, जब 32 का अंडररूट करोगे यानी 32 में 2 का भाग दिया 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, 4 में 2 का दिया 2, 2 में 2 का दिया 1, यानी कितने? 2 2 के जोड़े बन गए ना, एक यूं ही, यानी 4 अंडररूट क्या आ गया? 2। 4 अंडररूट क्या आ गया इसका? 4 अंडररूट 2 आ गया। अब क्या कह रहा है? यानी इसकी जो भुजा आ गई वो आ गई है 4 अंडररूट 2। अब अपन को निकालना है विकीर्ण। क्या निकालना है? विकीर्ण। जो विकीर्ण निकालना है, विकीर्ण का सूत्र क्या होता है? विकीर्ण का सूत्र होता है भुजा इंटू अंडररूट 2, भुजा इंटू अंडररूट 2। तो 4 अंडररूट 2 इंटू अंडररूट 2, अंडररूट 2 गुणा 2 हो गए, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। कुल मिला के आपको सार ये रखना है कि विकीर्ण का सूत्र होता है भुजा इंटू अंडररूट 2,
भुजा इंटू √2 यानी a√2। ये होता है विकीर्ण का सूत्र। विकीर्ण का सूत्र ये होता है, इसलिए विकीर्ण में √2 का भाग देते ही भुजा आ गई। विकीर्ण के सूत्र से ही भुजा का सूत्र बना। भुजा से क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल का दुगुना, क्षेत्रफल से भुजा निकाली, भुजा से पुनः विकीर्ण निकाला। यानी इस वर्ग का विकीर्ण दे रखा था, विकीर्ण से भुजा, भुजा से क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से भुजा और भुजा से विकीर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिएगा, घन का कुल क्षेत्र 150 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा? यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। घन का पृष्ठीय, घन का क्या दे रखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? घन का क्या दे रखा है? सतह, यानी सतह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² बराबर 150। तो a² बराबर क्या आ गया? 150/6। जब 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो a का मान कितना आ जाएगा? 25 का √, अर्थात 5 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई? 5। अब क्या निकालना? आयतन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? a³ यानी 5 का क्या करना है? क्यूब। तो 125 सेंटीमीटर। a³ कितना हो जाएगा? 25, 125 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन ने भुजा निकाली, भुजा से अपन ने क्या निकाल दिया? भुजा से अपन ने आयतन निकाल दिया। 3 बड़े ड्रम्भों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर है। किस बड़े से बड़े सभी मात्राओं को, किस बड़े से बड़े बर्तन को लिया जाए जिसे सभी मात्राओं को पूर्णता से मापा जा सकता है? बड़ी से बड़ी वो संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा जाए वो क्या कहलाता है? मसब। इसका अर्थ यही है 36, 45 वो 72 का क्या लीजिएगा? एशेप लीजिएगा, मशप लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एशेप। क्या लेना है? एशेप लेना है 36, 45 और 72 का। 36, 45 और 72 का आप एशेप लोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुना और तीसरी से 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना 3 संख्याएं, पहली a, दूसरी b तथा तीसरी c। a, b, c है। अब क्या कह रहा है? दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, दूसरी b है जो पहली की क्या है? दुगुनी है। चलो ठीक, पहले की दुगुनी है। तथा आगे क्या कह रहा है? तथा दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुना है। तीसरी से क्या है? तीसरी से 3 गुना है। पहली से दुगुनी है दूसरी संख्या और तीसरी से 3 गुणी है दूसरी संख्या। अब आप रेशियो निकालिए। b, a इधर आ गया, नीचे 2 इधर रह गया 1। b और a का अनुपात कितना आ गया? 2:1। और ये b ऊपर रह गया, c नीचे आ गया, क्या आ गया? 3:1। यानी यहाँ अपने a अनुपात b क्या बना? a अनुपात b का मान अपने यहाँ कितना आया? a का मान 1 है और b का मान कितना है? 2। a अनुपात b तो कितना आ गया? 1:2 और b अनुपात c कितना आ गया? 3:1। 3:1। अब अपन तीनों का ही रेगुलर अनुपात निकालते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c 1:2 और 3:1। यहाँ 2 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 3। तो 3, 6 और कितने? 2। 3, 6 और 2 ये रेशियो है। अब क्या कह रहा है? यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 44। तीनों संख्याओं का औसत 44 दे रखा है तो कुल कितना होगा भाई? कुल कितना होगा? तो औसत इंटू 3। तो कुल कितना हो गया? 4 3 12 और 4 3 12 ने 1, 4 3 12 और 4 3 12 ने 1 13, 12 ने 1 13 यानी 132। कितना हो गया? 132। अब क्या कह रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी तीनों संख्याओं का टोटल कितना? 132, जबकि इधर टोटल कितना है? 11। इधर टोटल कितना है? 11।
तो 11 यूनिट का मान कितना है? 11 यूनिट का मान 132 है। तो अपन को पूछा है बड़ी संख्या, अपन को क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछा है अपन को। तो 132/11 एक यूनिट का मान इनटू सबसे बड़ी यूनिट है वो कितनी है? 6 है। सबसे बड़ी यूनिट है वो कितनी है? 6 है। तो आप कर दीजिएगा, 11 का भाग दीजिए, 11 का 11, एक बार भाग गया, शेष बचा 2, शेष बचा 2, 22, 11 दुआ कितने हो गए? 22। 12 इंटू 6 करोगे तो 12 छक्का 72, 12 छक्के कितने हो गए? 72। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 72 होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 72 होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी 72 रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ये 3 मिनट में कितने मीटर 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी? यानी मिनट में कितने मीटर चलेगी, यूं ये कह रही है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो क्या कर दोगे? 36 इंटू 5/18 करोगे तो ये 2 बार कैंसिल। तो ट्रेन की जो मीटर प्रति सेकंड में चाल है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड के अंदर 10 मीटर जाती है तो एक मिनट में कितनी जाएगी? तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 इंटू 60। एक मिनट इंटू कितने मिनट की बात हो रही है? या 3 मिनट की बात हो रही है, इसलिए इंटू में क्या आ गया? 3। 36 18 यानी 1800 मीटर। कितना मीटर दूरी तय करेगी? 1800 मीटर दूरी तय करेगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 30%, 20% तथा 10% की क्रमिक छूट निम्न में से एकमात्र छूट के बराबर होगी। यानी लगातार छूट को कैसे निकालते हैं? 100 इंटू 30% की छूट यानी 70/100, 20% की छूट यानी 80/100, 10% की छूट यानी 90/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको कर दीजिएगा, 8 9 कितने हो गए? 72। 72 इंटू 7 कीजिए, 72 इंटू आप 7 करोगे, 72 इंटू 7 करोगे तो 7 दूनी 14, हासिल गई 1, 7 साथी 49 और 1 50, यानी 50 कितना आ गया? गुणा करोगे तो कितना आ गया? 504, और 504 में 10 का भाग दोगे तो 50.4। 100 रुपए की वस्तु 50.4 में बेची जा रही है, यानी 100 की वस्तु 50.4 में बेची जा रही है। इसका मतलब छूट कितनी है? 49.6 की। छूट कितनी है? 49.6 की जो होगी वो एकल छूट होगी, एकल छूट होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि 3a + 5b बटा 3a - 5b बराबर 5 हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 3a + 5b बटा 3a - 5b बराबर 5 है। तो देखिए इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, वज्र गुणा कीजिए तो क्या आ गया? 3a + 5b बराबर 5 3 15a - 25b, 15a - 25b। ए को एक तरफ कर दीजिए, बी को एक तरफ कर दीजिए, तो ये 3a और 15 प्लस का इधर आके माइनस हो गया, -15a बराबर -25b, और 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया -5b। कितना आ गया? 3 में से 15 गया तो माइनस का 12a बराबर माइनस का 30b। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12a बराबर 30b। तो देखिए a अनुपात b निकालेंगे तो a इधर रहेगा, b गुणा में है, इधर आके किस में आ गया? भाग में आ गया। 30 इधर ही रहेगा और 12 गुणा में था, इधर आके किस में आ गया? भाग में। तो कैंसिल होता है तो कीजिएगा, 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ गया? 15/6, 15/6। अब 3 का जा रहा है तो कितना आ गया? 5/2। यानी a अनुपात जो b आएगा वो आएगा 5:2। क्या आएगा? 5:2। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जब लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं तो क्या आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। पहले अपने आप में मानो लंबाई भी 100% थी और चौड़ाई भी कितनी थी, 100%। लेकिन बाद में क्या घटना घटती है, लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी 100 की जगह 120 कर दिया जाता है और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी 130 कर दिया जाता है। छोटा रूप जितना बन रहा है बना दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। माना पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 13 इंटू 12 कर दीजिएगा। 13 इंटू 12 करोगे तो 13 इंटू 10 130, 130 और 26 156, यानी 100 के ऊपर कितनी बढ़ी, 56। 56 बढ़ी, किस पे बढ़ी, 100 पर, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 56% क्षेत्रफल पर क्या होगी, वृद्धि होगी। 56% की क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 56% की क्या होगी, वृद्धि होगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आपको पूरा समझना है, गौर से समझना है। यानी जब क्षेत्रफल का मुद्दा हो तो अपन को क्षेत्रफल ही लिखना है, यानी क्षेत्रफल लिख दीजिए, भुजाओं में कमी और वृद्धि कर दीजिएगा, फिर पूरा टोटल क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर पता चल जाएगा कि टोटल एवरेज कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, फर्श का क्षेत्रफल 748 वर्ग है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, यानी कमरा लंबाई चौड़ाई अलग अलग आ रही है, इसका मतलब कमरा आयताकार है। तो आयत तो अपन मान लेते हैं, माना कमरे की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो लंबाई 2x है और चौड़ाई x है। चौड़ाई क्या हो गई, x। तो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल तो आयताकार है, लंबाई इंटू चौड़ाई, भाई आयताकार बन गया तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 2x इंटू x बराबर 648। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 648, x स्क्वायर बराबर 648 बट्टे 2 करोगे तो कितना आ गया, तो आ गया 324। अब x का मान जब आप निकालोगे तो 324 का क्या करोगे, अंडर रूट करोगे, और 324 का जब अंडर रूट करोगे तो 324 का जो अंडर रूट आएगा वो आएगा 36। 324 का जो अंडर रूट आएगा वो आएगा 36 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, 324 की मैं बात करूं, 324 जो वर्गमूल होगा वो 18 का है। कितने का है, 18 का। 324 36 का नहीं है, 324 18 का। किसका है, 18 का। आप निकाल सकते हो 324 का, क्यों, 324 इकाई अंक कितना है, 4। इकाई अंक 4 किसका आता है, या तो 2 का आता है या 8 का आता है। पीछे की दो संख्या छोड़ दीजिएगा, 3। 3 का आता है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 यहाँ आता है। तो यहाँ पर भी कितना लगा, यहाँ पर भी कितना लगा, 1 लगा, और यहाँ पर भी कितना लगा, 1 लगा। तो 3 किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है, इसलिए बड़ी वाली संख्या राइट है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 18 होगा। कितना होगा, हाँ, इसको बोलते हैं मानवीय भूल। 18 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 1/4 भाग शिक्षा पर एवं 1/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष बचाता है। यदि परिवार की मासिक बचत 260 रुपए हो तो परिवार की मासिक आय क्या है। आप चाहो तो मासिक आय 1 मान सकते हो, 1 के बट्टे के हिस्से मान सकते हो, नहीं तो आप सीधा, आपके सहूलियत रहेगी, माना मासिक आय, माना मासिक आय क्या है, x रुपए है। तो मासिक आय टोटल में से खर्च को जब आप निकालोगे तो शेष बचत आएगी। तो टोटल खर्च कितना, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, 1/5 अपनी आय का ये इतना खर्च करता है, अपनी आय का, यानी x की अपनी आय का ये इतना खर्च करता है, यानी टोटल आय में से, नहीं तो आप यूनिट में तब्दील करना चाहो, चलो मैंने x माना है तो x से कर दीजिएगा। तो x माइनस x का ये इतना खर्चा है, तो भी शेष कितना बच जाता है, 200।
260 बच जाता है। कितना बच जाता है? 260। इसको सॉल्व कीजिएगा, x माइनस एक्स इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो लसब कितना आएगा? 60 आएगा शायद। कितना आएगा? 60 इंटू ये 60 लसब आ गया। 3 का भाग 60 में कितनी बार गया? 3 का भाग 60 में गया। 3 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा भाई? 20 बार। तो 20 तो कितना आ गया? 20 प्लस 4 का भाग 15 बार और 5 का भाग 12 बार। तो 15 और 20 35, 35 और 10 45 और 47, यानी कितना आ गया? 47/60 बराबर 260। अब देखिए तो क्या आ गया? x माइनस 47 x माइनस 47x बटे 60 बराबर 260। इसको सॉल्व करोगे लसब लिया 1 आया तो 60x माइनस 47x बराबर 260। 60 में से 47 गया तो 13x बटे 60 बराबर 260। x का मान निकालोगे 260 इंटू 60 ऊपर चला गया और 13 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 13 का भाग 26 में 2 बार और पीछे 0। 20 इंटू 60 करोगे तो 6 2 12 और पीछे डबल 0, यानी 1200 रुपए। मासिक आय कितनी हो जाएगी? मासिक आय 1200 रुपए हो जाएगी। 2400 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास सीधा फॉर्मूला है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 का स्क्वायर। दर बटे 100 का स्क्वायर। तो यानी अंतर कितना? 60 बराबर मूलधन कितना? 24,000। 24,000 इंटू आर ज्ञात करनी है, आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। 3 0 से 3 0 24,000 है। 3 0 से 3 0 क्या हो गए? कैंसिल। आर स्क्वायर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर बटे 10 इंटू 24 बराबर 60 है। आर स्क्वायर का मान निकालना है तो 60, 10 ऊपर चले गए और 24 कहाँ आ गए? 24 नीचे आ गए। अब 6 से कैंसिल करोगे, 6 का भाग 24 के अंदर कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 और कितने आ गए? 10। 2 का भाग दिया 2 और कितने आ गए? 5। 2 का भाग दिया 5। 5 गुणा 5 के अंदर कितना आ गया? 25। आर का मान कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 25 है। आर का मान √25 अर्थात 5। तो दर होगी वो कितना प्रतिशत होगी? दर होगी वो 5% होगी। कितना प्रतिशत होगी? दर का मान 5% होगा। दर का मान 5% होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है तो पहली और दूसरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना प्रथम संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है। माना प्रथम संख्या ए तथा दूसरी संख्या बी है तो क्या कह रहा है कि ए का 38% बराबर बी का 52% क्या है? बराबर है। 100 से 100 क्या हो गए? कैंसिल। तो ए बी गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया। 52 इधर ही रहा और 38 यहाँ के बट्टा में आ गया। अब कैंसिल करोगे, 2 का भाग दिया तो 26 बट्टे कितना आ गए? 19। तो ए अनुपात बी क्या बन गया? 26:19। 26:19 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। एक मजदूर के सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत मजदूरी 18 रुपये है। अंतिम 4 दिनों की औसत मजदूरी 22 रुपये है। चौथे दिन वो 20 रुपये कमाता है तो पूरे सप्ताह की उसकी औसत मजदूरी क्या होगी? तो आप फर्स्ट 4 डे की निकालो। फर्स्ट 4 डे की टोटल कितनी होगी? औसत कितना है प्रथम की? 18। 18 इंटू 4 करोगे तो फर्स्ट 72। 18 चौक 72। और अंतिम लास्ट 4 डे की निकालो भाई। लास्ट 4 दिन की टोटल मजदूरी कितनी? औसत क्या पड़ रहा है? 22। 22 इंटू 2 करोगे तो कितना हो गया? 88 रुपये। तो 8 दिनों का टोटल कितना हो रहा है? ये टोटल जो बनेगा वो रिपीट हो रहा है 8 दिनों का। कितने दिनों का? 8 दिनों का कितना हो रहा है? 4 और 8 ने 7 कितने हो गए? 15। 15 ने 1 16, 167 रुपये। और
चौथे दिन की 20 रुपए है, तो 7 दिनों का कुल 7 दिनों के रुपए कितने बढ़ेंगे भाई? 7 दिनों के रुपए कितने बढ़ेंगे? 167 माइनस 120 करोगे तो कितने आ गए? 144। 144, 8 2 10 यानी 160 हो रहे हैं। 160 कितने हो रहे हैं? 160। 88 और आप 72 को जोड़ोगे ना, 88 और 72 कितने हो गए भाई? ये 60, ये 10, 160। तो 160 माइनस आप कितना करोगे? 160 माइनस 20 करोगे तो 140। अब 7 दिनों का औसत कितना आएगा? तो टोटल 7 दिनों के 140, 140 बटा 7 करोगे तो 20 रुपये। कितना आ जाएगा? 7 दिनों का औसत कितना आ जाएगा? 7 दिनों का औसत आपके सामने है 20 रुपये। शुरुआती 18 थे, 4 दिनों का तो 72 और लास्ट 4 दिनों का 22 औसत था तो 88। ये टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जबकि बीच का दिन 2 बार रिपीट हो गया तो 8 दिनों का 160 बना, जिसमें से एक बीच वाले दिन का घटा दिया तो पीछे 7 दिनों का 140 बचा। 140 में 7 का भाग दिया तो 20 बार गया। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह रेलगाड़ी 550 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? यानी चाल दे रखी है कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे रखी है कितनी? 540 किलोमीटर। ठीक है। और आगे अपन को पूछ रहा है समय, तो समय किलोमीटर में ही दूरी है, किलोमीटर प्रति घंटा है, बदलने की जरूरत नहीं। समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो 450 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 5 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे के अंदर ये दूरी तय करेगी, 5 घंटे में दूरी तय करेगी। नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। श्रेणी संबंधित क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, चाहे वो अल्फाबेट से संबंधित रहो, चाहे वो संख्या से संबंधित रहो। ये आर्मी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये क्वेश्चन श्रेणी में दे रखा है जेड, यू, क्यू, खाली जगह एल। अब इस जगह क्या आएगा? सीधी सी बात है, जेड 26 पे है, यू 21 पे है। क्या हुआ है? यहां कितने का गैप है? 5 का। कितना? 5 का। फिर यू से वापस क्यू कितने पे है? 17 पे। कितने का गैप है? 4 का। अब लगातार एक घटा है, और आप यदि इसमें क्यू के बाद 17 में से -3 करो, पीछे कितना रहता है? 14। एक्चुअली एन पे 14 आएगा। ठीक है, देखते उत्तर आता नहीं आता है। और 14 में से -2 करो, पीछे कितना रहता है? 12। और 12 का कितना आता है? एल, एल पे 12 आता है। बिल्कुल ये राइट बैठ रहा है। इस क्वेश्चन में इस जगह एन आएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक, यानी सम संख्यक यानी जो संख्या के सामने जो अंक दे रखा है, जैसे इन्होंने ए को 2 माना है और बी को 4 आदि दिया जाए, तो LADY शब्द को किस प्रकार कटुबंध करने पर उनके वर्णों का कुल मान क्या होगा? सीधी सी बात है, L 12 पे आएगा। 12 को इन्होंने डबल लिखा है, 24 कर दो आप। और ए को इन्होंने एक पे आता है, इसको डबल कर रखा है 4। फिर दे रखा है डी को इन्होंने यहाँ क्या माना है? जैसे डबल किया हर किसी को, तो डी 4 पे आता है, इंटू 2 8। और वाई कितने पे? 25। 25 इंटू इन्होंने डबल कर रखा है 50। अब क्या क्या इन्होंने, जैसे एक ए पे आता है पर ए को डबल कर रखा है, 2 लिखा है। बी 2 पे आता है पर 2 को डबल कर रखा है, 4 लिखा है। तो इन सभी एल 12 पे आते हैं, अपने 24 लिख दिया। ए 1 पे आता, हमने 4 लिख दिया। डी
एक एक पे आता है 2 लिख दो इसमें, ठीक है। डी 4 पे आता है, अपन ने 8 लिख दिया, और वाई 25 पे आता है ये, और अपन ने 50 पे लिख दिया। अब 24, 2, 8 और 50 इन सभी का आप जोड़ करोगे तब राइट आंसर 84 होगा। 84 इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये पुरुष, ठीक है, पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? उसकी मां, किसकी? इस पुरुष की मां, पुरुष की मां, मेरी मां, मेरी मां की इकलौती पुत्री। इसका मतलब इस मां की इकलौती पुत्री ये खुद महिला हुई, तो वो उस व्यक्ति उस महिला से क्या कहकर पुकारेगा? सीधी सी बात है, ये जो पुरुष है ये इस महिला को अपनी मां कह के पुकारेगा, ठीक है। वो व्यक्ति उस महिला को क्या कह के पुकारेगा? माता। क्योंकि आप देख लीजिए, आपने किसी की ओर इशारा किया, आपकी मां ने किसी की ओर इशारा करके कहा है कि उसकी मां, मेरी मां की इकलौती पुत्री, यानी वो आपकी मां हुई। सीधी सी बात है। शल्य चिकित्सक, सर्जन और स्कैलपेल छुरिका के बीच जैसा संबंध है वैसे ही संबंध मूर्तिकार, ये गलत टाइप हो रखा है यहाँ क्वेश्चन। मूर्तिकार निम्नलिखित जो दे रखा है इनमें से किससे संबंधित होगा? यानी शल्य चिकित्सक सर्जन से संबंधित है, स्कैलपेल छुरिका से संबंधित है, वैसे वैसे मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? इसमें पिस्टल आप काट दो, थापी कोई शब्द नहीं है, इसको काट दो। फिर मूर्तिकार के पास ऑप्शन रहता है श्रेणी और हथौड़ा, लेकिन अंतिम रूप पत्थर को तोड़ा जाता है तो हथौड़ा काम लिया जाता है, पर मूर्ति को अंतिम रूप से काम में जब काम लिया जाता है या उसका रूप दिया जाता है तब लास्ट छोटा सा छोटा मूर्तिकार के उपयोग करने का है वो श्रेणी है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शाम को श्याम सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर अपनी दाईं ओर और घूमता है, थोड़ी दूर चलकर फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी 3 बार दाईं ओर घूमता है। फिर उसका मुंह अब किस दिशा में है? सीधी सी बात है, सूर्य हमेशा किस दिशा में उगता है? पूर्व। सूर्य हमेशा किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम में। तो आप पहले भले इसको डायग्राम के रूप में बना लीजिए, ऐसे आप बना लेना, ठीक है। ये पूर्व, ये पश्चिम, पश्चिम में सूर्य उदय होता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वो श्याम सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। ये श्याम है, शाम को सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाहिनी, अब पश्चिम की ओर चलेगा तब अपनी दाहिनी ओर मुड़ा, दाईं ओर घुमा, फिर अपनी और दाईं, यहां जाने के बाद फिर और दाईं ओर घुमा, और आगे थोड़ी दूर चलकर फिर अपनी दाईं ओर और घुमा। उसका मुंह अब किस दिशा में है? सीधी सी बात है, यहां से मुड़ा था, पश्चिम में चला, फिर मुड़ा तो उत्तर में चला गया, उत्तर में चलने के बाद पूर्व में आ गया, पूर्व से वापस वो दक्षिण में चला है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
आशा करता हूँ ये रीजनिंग के 5 के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, 22 अप्रैल तक अपना टारगेट इंडियन आर्मी की वर्दी है।